नमस्ते छात्रों, मैं हूं बसवंत थरकार। लोक भारती कक्षा 10वीं चौथा पाठ मन कविता के वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज हम एक नवीनतम विधा हाइकू प्रकार की कविता पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य में अनेक विधा है, उनमें से यह एक साहित्य प्रकार हाइकू। हाइकू जापानी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा मानी जाती है। इसमें छोटी छोटी 3 पंक्तियाँ होती हैं। पहली पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं, दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर होते हैं और तीसरी पंक्ति में फिर 5 अक्षर होते हैं। इस प्रकार 5, 7 और फिर 5 कुल मिलाकर 17 अक्षरों की यह रचना होती है जिसे हाइकू कहते हैं। ऐसी रचनाओं की और एक विशेषता यह है कि यह दुनिया की सबसे छोटी कविता मानी गई है। आज हम विकास परिहार जी की रचना मन यह हाइकू कविता पढ़ने वाले हैं, जिसमें कवि ने अपने भाव विषयों को बहुत ही कम शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो चलिए देखते हैं हाइकू कविता मन, और कवि है विकास परिहार। तो अब छात्रों, इस कविता को पढ़कर उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। पहली पंक्ति है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। इस पंक्तियों में आप देख सकते हैं, पहली पंक्ति है घना अंधेरा, इसमें 5 अक्षर है। दूसरी पंक्ति चमकता प्रकाश, इसमें 7 अक्षर हैं। और तीसरी पंक्ति और अधिक, इसमें 5 अक्षर, यानी कुल मिलाकर 17 अक्षरों की यह रचना है। तो इसका अर्थ इस प्रकार है, घने अंधेरे में प्रकाश और चमकता है। घने अंधेरे में छोटा सा जुगनू भी अधिक प्रकाशमान दिखता है। अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियां, समस्याएं हमें घने अंधेरे की तरह घेर लेती हैं, वहीं से उम्मीद की किरणें निकलती है। इसलिए हमें अंधेरे से डरना नहीं है। अगली पंक्ति, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इसका भावार्थ है, हमें जीवन में काम करते रहना है। इससे लाभ होगा कि नहीं, यह नहीं देखना चाहिए। अर्थात हमें अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। फल की इच्छा मन में नहीं रखनी है, बिना स्वार्थ काम करते रहना है। जीवन नैया मंझदार में डोले संभाले कौन। जीवन नैया मंझदार में डोले संभाले कौन। यहाँ मंझदार का अर्थ है नदी का मध्य भाग, समुद्र का मध्य भाग। इसका भावार्थ है, जीवन रूपी नैया यानी नाव नदी के प्रवाह में या सागर में, समुद्र में डगमगाने लगी तो उस नाव को संभालेगा कौन। कौन उसे किनारे पहुंचाएगा। अर्थात ऐसे कठिन समय पर हमें बचाने या हमारी नैया सुरक्षित किनारे पहुंचाने के लिए दूसरा कोई नहीं आएगा। हम खुद को ही प्रयत्न करके किनारे पहुंचना है, किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। अगली पंक्ति है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन यानी फाल्गुन मास, महीना। फाल्गुन महीना अपने साथ वसंत ऋतु के विविध रंग लेकर आया है। यह उल्लास और उमंग भरा समय है। अर्थात जीवन में कुछ खुशी के प्रसंग आते हैं, उस समय हमें हमारी सारी चिंताएं, परेशानियां भूलकर आनंद का
मजा लेना चाहिए, है ना। अगली पंक्ति है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, इसका अर्थ है गुलाब हमेशा कांटों के बीच ही रहता है, कांटों के बीच ही खिलते हुए फिर भी वह खुशियां बांटता रहता है। उसे देखकर हमें प्रेरणा मिलती है कि गुलाब की तरह खुद दुख दर्द सहकर हमें दूसरों को खुशियां देनी है। अगली पंक्ति है, भीतरी कुंठा। कुंठा यानी घोर निराशा। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। इसका अर्थ है जब कभी दुखी हो जाते हैं तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसे समय में हमें यह समझना चाहिए कि मन का बोझ बना कुंठा या निराशा आंसू बनकर बाहर आ रही है। ऐसे में आंसुओं को बहने देना चाहिए। अगली पंक्ति है, खारे जल से घुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से घुल गए विषाद मन पावन। यहाँ विषाद का अर्थ है अभिलाषा या इच्छा पूरी न होने पर होने वाली निराशा, खेद या दुख। भावार्थ इस प्रकार है, आंखों से जब आंसू के खारे जल बहने लगता है, हमें समझना चाहिए कि खारे जल के साथ मन का पूरा विषाद घुल गया है और मन साफ हो गया, पहले जैसा पावन हुआ है। अर्थात कभी कभी हम मन की बातें किसी को बताते नहीं, मन का बोझ इससे बढ़ जाता है और अचानक एक दिन सभी बातें जब व्यक्त हो जाते हैं तब आंसू बहने लगते हैं, मन हल्का हल्का हो जाता है। अगली पंक्ति है, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। जीजी विषा यानी जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा। प्रत्येक के जीवन में दुख है, दर्द है, चिंताएं हैं, अप्रिय घटनाएं भी हैं। इन सब से जूझते हुए, लड़ते हुए जीवन रूपी लड़ाई लड़ते रहते हैं और यही हमारी जीने की इच्छा का प्रमाण है, उदाहरण है। अगली पंक्ति है, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। इसका अर्थ है आकाश में जब घने बादल आते हैं ना तभी वर्षा होती है। उसी तरह जब मन की पीड़ा गहरी होती है तब आंसुओं के रूप में मन के बादल ही तो बरसने लगते हैं। अगली पंक्ति, चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियां बरसों से एक साथ होने पर भी एक दूसरों से कभी बातें नहीं करती, हमेशा मौन यानी चुप ही रहती है। चुप रहकर भी गतिविधियां शुरू ही रहती है, इसका यह उदाहरण है। सितारे छिपे बादलों की ओट में, ओट यानी आड़, सुना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। इसका अर्थ है सितारे आकाश का श्रृंगार हैं, चांद तारे आदि आकाश का श्रृंगार है, सुंदरता बढ़ाती है। ये आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जब वे बादलों के पीछे ओट में छिप जाते हैं ना तब आकाश सूना सूना सा हो जाता है। ठीक उसी तरह कुछ लोग हमारे लिए बहुत प्रिय होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर हमारा जीवन सूना सूना हो जाता है, हमें अपना जीवन निरर्थक लगता है। अगली पंक्ति, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, अर्थ है कवि के अंदर अनोखी शक्ति होती है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। कवि अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन कर सकता है, समाज में बदलाव ला सकता है। शब्दों में बहुत ताकत होती है। अब हम
अंतिम पंक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अंतिम पंक्ति इस प्रकार है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। समुद्र का जल खारा होता है। समुद्र में इतना सारा जल होने के बावजूद अपनी प्यास बुझा नहीं सकती। उसी तरह व्यक्ति चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी बड़ा धनवान अमीर हो, उसका वह धन किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता, तो उसका वह धन, उसका वह बड़प्पन व्यर्थ है। इस प्रकार छोटी छोटी पंक्तियों की रचनाओं को पढ़ते हुए हमें समझ में आता है कि इनमें कितना सारा अर्थ छिपा है कि नहीं। इस कविता को दोबारा पढ़कर इसे अच्छे से समझ लेना, समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।